बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया, लेकिन इख्तिताम मार्केट का रेड जोन से हुआ। तफसीलात मार्केट की ये हैं कि 71,300 के लेवल पर 100 इंडेक्स बंद हुआ। 74 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई। थोड़ी बहुत करेक्शन आई, प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन ओवरऑल मार्केट आज ग्रीन जोन में ही ट्रेड होते हुए हमने देखा। 71,846 का हाई लेवल था 100 इंडेक्स का आज, और 71,338 ट्रेडिंग के दौरान सेंटीमेंट पॉजिटिव थे। सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ। ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में हमने तेजी देखी, रिफाइनरी सेक्टर में हमने तेजी देखी, बैंकिंग स्टॉक्स में लेन देन हुआ। मजमूई तौर पे 655 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ। 168 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 178 कंपनियों के शेयर्स में हमने कमी देखी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने की एक ख्वाहिश सामने आई है, और बड़ी खुशाइन बात है। दोनों ममालिक के दरमियान बायलैटरल ट्रेड और बार्टर ट्रेड के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। पाक ईरान बॉर्डर पर भी एक नया इकनॉमिक जोन बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। तो आने वाले दिनों में अगर तिजारती रवाबित हम ईरान के साथ बढ़ाते हैं तो उससे हमारी मईशत को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लीडर्स इन इस्लामाबाद समिट से खिताब हुआ है कुछ देर कबल, और बड़ी अहम मौज़ूआत पर उन्होंने गुफ्तगू की है। खासतौर पर उनका कहना था कि हमने टैक्स की जो जीडीपी है उसको इंक्रीज करना है। 9% पे इस वक्त हमारी टैक्स जीडीपी है, और एक वक्त तक हमारी टैक्स जीडीपी का रेशो 13% तक गया था। अब वो गिरता जा रहा है, लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे, नॉन फाइलर कल्चर हमारे मुल्क में है। तो टैक्स जीडीपी को इंक्रीज करना है, हर सूरत करना है, और इसके जो टैक्स की शरह है वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बढ़ जाए, और जो लोग टैक्स नेट में शामिल नहीं है फिर उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये ज़रूरी है हमारी मुल्क की मईशत के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी एग्रीकल्चर जीडीपी में बेहतरी आई है। IMF से नए प्रोग्राम पर बातचीत हुई है। अनकरीब हम IMF के प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। हमारे पास प्लान बी कोई नहीं है। तवानाई के शोबे में इस्लाह ज़रूरी है, यानी वो इदारे जो सरकारी इदारे खसारे में जा रहे हैं उनको खसारे से बाहर निकालना है, स्ट्रेटजी बनानी है। IMF के साथ मुस्बत मुज़ाकरात हुए। उम्मीद करते हैं कि 29 अप्रैल को IMF की एक लास्ट जो ट्रांच है वो भी हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम नए एग्रीमेंट में दाखिल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई था। डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने समिट कॉन्फ्रेंस में खिताब किया है, और जोर था टैक्स सिस्टम को बेहतर करने पर। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि FDI के फिगर्स हमारे सामने आ गए। स्टेट बैंक ने FDI के जो फिगर्स हैं वो हमें दिए हैं। उसके मुताबिक मार्च 2024 जून 2022 के बाद मार्च 2024 में बराए रास्त बैरूनी सरमायाकारी बेहतरी की सतह पर आई है। मार्च 2023 के मुकाबले में मार्च 2023 में, यानी एक साल का मैं आपको ये वक्त दे रहा हूं कि मार्च 2023 के मुकाबले में मार्च 2024 में जो बराए रास्त बैरूनी सरमायाकारी है इसमें 52% इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो FDI आई है, यानी बराए रास्त बाहर से जो सरमायाकारी आई है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तभी रिकॉर्ड सतह पर हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों से ट्रेड हो रही है, और सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और आने वाले दिनों में भी फाइनेंसर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। और वैसे भी कल हमारे प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई ने कहा है कि अनकरीब वो मजीद रिकॉर्ड बनता हुआ देख रहे हैं। IPOs भी आ रहे हैं। रवा साल 10 से 12 IPOs का इशारा दिया है अहमद चुनाई ने, जो कि डायरेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। तो एक खुशाइन बात है। FDI मजीद हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में हम देखें, इससे FDI की जो शरह है उसमें इजाफा होगा। मार्च 2023 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का हजम 17 करोड़ डॉलर था, यानी एक साल पहले। मार्च 2024 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की हुई है। स्टेट बैंक के दादुशुमार हमारे सामने हैं। रवा माली साल 9 माह में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी 6 करोड़ 50 लाख डॉलर पर पहुंच गई है। लेकिन अगर मैं 9 महीने का आपको फिगर निकालूं, जो 9 फिस्कल ईयर के बाद जो 9 महीने हैं उसमें FDI हमारी कम हुई है 10% कमी से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर रही है। गुज़िश्ता माली साल, यानी गुज़िश्ता माली साल 9 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 21 करोड़ डॉलर थी। बहरहाल जैसे जैसे हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे, बहरहाल हमें पहले तो लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करेंगे, उनको यहाँ पर शानदार मौक़े देंगे, तो यकीनन आने वाले दिनों में FDI इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा खुशाइन बात यह कि पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट में 39 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। वजारत IT के मुताबिक जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक IT की बरामदात 2 अरब 28 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की IT बरामदात में तकरीबन 18% का इजाफा हुआ है। IT एक्सपोर्ट को 5 अरब डॉलर से तजावुज करना है, ये तो एक टारगेट है। लेकिन IT एक्सपोर्ट के साथ साथ अगर हम दीगर एक्सपोर्ट के शोबों की बात करें, खासतौर पर टेक्सटाइल की, राइस की, तो उसको ऊपर भी हमें तवज्जो देनी होगी। बहरहाल IT की एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है, और हम देख रहे हैं कि बतदरीज इसमें इजाफा हो रहा है। खुशाइन बात है, मुख्तलिफ MOU साइंस हुए हैं, मुख्तलिफ जो गुज़िश्ता
हमने देखा था निगरान सेटअप के अंदर जो वफाकी वजीर आईटी थे, उन्होंने भी बड़ी काविशें की और मौजूदा हुकूमत में भी आईटी को प्रमोट करने के लिए, आईटी के एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए काम हो रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की आईटी को मजीद बेहतर किया जाएगा। बहरहाल दुनिया भर के मुकाबले में इस वक्त हमारी आईटी एक्सपोर्ट बहुत कम है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पर गुफ्तगू करेंगे। ईरान के जो प्रेसिडेंट का दौरा है पाकिस्तान, और जिस तरीके से इकनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है बॉर्डर पर, और जिस तरीके से अंदर एमओयू साइंस हो रहे, तो क्या पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच पाएगा? क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि अगर आप ईरान से एग्रीमेंट्स करते हैं तो सैंक्शंस लग सकती हैं, मोहतात रहिए, एहतियात करिए। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? फिर एक ऐसे वक्त में ईरानी प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आए और IMF का प्लान हमारे सर पर है और वफाकी वजीर खजाना मुस्बत मुज़ाकरात करके पाकिस्तान आए हैं, तो ये आइंदा आने वाले दिनों में क्या हमारे लिए चैलेंजेस कम होंगे या बढ़ेंगे? इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या इफेक्ट्स आएंगे? फिर स्टॉक मार्केट जो आउट क्लास परफॉर्म कर रही है, इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम मुसलसल तेजी का रुझान देख रहे हैं और हमने देखा है कि हमें इंडेक्स तारीख के बुलंद तरीन सतह पे भी ट्रेड हुआ। गुज़िश्ता रोज़ाना तकरीबन रिकॉर्ड बन रहे हैं, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज मार्केट में तेजी थी, लेकिन कुछ देर के लिए मार्केट रिकवरी साइड पे आई, प्रॉफिट टेकिंग साइड पे आई। तो आइंदा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रह सकती है? इसके अलावा फिर FDI के जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा बैरूनी सरमायाकारी हमने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखी। तो सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन हैं ब्रोकर्स की? इसी हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं शरियार भट्ट। बहुत शुक्रिया, स्टॉक एक्सपर्ट हैं। शरियार, क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से? आज सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव थे, सेंटिमेंट्स हाई थे, सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन हमने देखी, रेड जोन में आई और रेड जोन में ही बंद हुई। तो आइंदा आने वाले दिनों में सेशंस को कहाँ देख रहे हैं? देखिए हमजा, बहुत शुक्रिया आपका शो में मदू करने के लिए। देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो तेजी का तसलसल हम देख रहे हैं वो शुरू हुआ है जब से हमने SLA के तहत $1.1 मिलियन हमने सिक्योर कर लिया है और अब पाकिस्तान IMF के साथ एक तवील प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है जो कि 3 से 4 साल के दरमियान हो सकता है। और इसके लिए इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इसको बहुत वेलकम किया है और अब देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल बढ़ रही है। और अगर मैं इस महीने का अगर आपको बताऊं तो 4023 पॉइंट का इजाफा हो चुका है, जबकि इस साल तकरीबन दिसंबर से लेके अब तक तकरीबन 9022 पॉइंट का इजाफा हो गया। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो ही माशी इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड के ऊपर आ रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की खूबसूरती है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेक्टर वाइज मार्केट परफॉर्म कर रही है। ऑयल एंड गैस के अंदर सऊदी इन्वेस्टमेंट की खबरें हर तरफ से आ रही हैं और फिर गवर्नमेंट के कुछ प्लान भी हैं, खासतौर पे अगर आप बात करते हैं डिविडेंड प्लग बैक इन स्कीम की बात हो रही है। तो फिर इसके अलावा OGDC और TPL जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बड़े शेयर हैं, हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि इसके 10% शेयर प्राइवेटाइज कर दिए जाए आने वाले दिनों में। तो इसके बाद हमने इन्वेस्टर में काफी ज्यादा रुझान इस तरफ देखा। दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन की रैली बनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जिसमें नुमाया तौर पर PIA का अगर हम नाम लें यहाँ पे, तो 8 रुपए के करीब इसका स्टॉक दिसंबर में हमने देखा था, उसके बाद 32 रुपए तक भी इसको जाते हुए देखा। तो पॉजिटिव इंडिकेशन है अगर हुकूमत पाकिस्तान इस्लाहाती अमल पे आगे चलती रहेगी और साथ साथ प्राइवेटाइजेशन के अमल को पास करेगी, तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इससे बेहतर परफॉर्म कर सकती है। जो सऊदी एलिमेंट है वो भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफी वेलकम किया है। अच्छा शरियार, ये बताएं कि ट्रेजरी बिल्स की जो शरह है उसमें 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो जब महंगाई कम हो रही है और ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आइंदा आने वाले दौर में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हो सकता है, तो फिर ट्रेजरी बिल्स की जो शरह है उसमें 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा ये क्यों किया गया है? ये देखिए, आप जो ट्रेजरी बिल में जो स्पेकुलेशन हो रही है, जो अप डाउन वॉलेटिलिटी हमने काफी ज्यादा देखी पिछले दिनों। 2 मॉनेटरी पॉलिसीज जो आई हैं लास्ट 2 मंथ अगो अगर हम बात करते हैं, तो उसमें ये था कि ट्रेजरी बिल की नीचे आई थी यील्ड, लेकिन उसके बावजूद स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट मेंटेन रखा। अब चूंकि हुकूमत के पास जो है फाइनेंसिंग के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना है, हम इंटरनेशनली बोरिंग नहीं कर रहे हैं, तो हुकूमत का सारा जोर जो है वो लोकल बैंक की जानिब। अगर आप नंबर देखेंगे तो पिछले 6 माह में हुकूमत पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं लोकल बैंक की जानिब से। अब जब बैंक को ही पता होता है जब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोरिंग करनी है तो वो फिर अपने रेट हाई करते हैं। तो यही वजह है, मुझे लग रहा है कि इस वजह से जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड में थोड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से नीचे आई है और बेस इम्पैक्ट की वजह से भी आ रही है। फिर हमने देखा कि रमजान मुबारक के बाद फूड इन्फ्लेशन भी कुछ नीचे आती हुई नजर आ रही है। तो उसके बाद हमें लग रहा है कि CPI जितना 20.7 के ऊपर आ चुकी है,
तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई गुंजाइश बनी है कि 100 to 200 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट नीचे लेकर आ सकते हैं। मगर शरिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, आइंदा आने वाले चंद दिनों में बिजली की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा, तो उससे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो इसको जवाज बना के इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा जा सकता है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चूंकि आईएमएफ के हम प्रोग्राम में भी हैं, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव होता है और फिर आईएमएफ हमसे चाहता है कि हम अपनी मॉनिटरिंग को टाइटनिंग रखें और पॉलिसी को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब रूम बना, जैसा मैंने आपसे कहा, अगर ये स्टेट बैंक चाहें तो इसको मेंटेन भी रख सकते हैं, लेकिन एक रूम बना है, एक गुंजाइश बनी है कि यहाँ से कुछ रेट कट हो सकता है। उसका इम्पैक्ट आज आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देखा कि आज सीमेंट के स्टॉक काफी अर्से के बाद अच्छा परफॉर्म किए। 20 रुपए करीब सीमेंट के स्टॉक बढ़े और काफी ज्यादा हेल्दी एक्टिविटी देखने में आई है सीमेंट और स्टील के स्टॉक के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेट कर रहा है कि कोई उम्मीद एक बन रही है कि आने वाले दिनों में रेट कट आप देख सकते हैं। अच्छा, मार्केट में तो हम रिकॉर्ड तेजी देख रहे हैं, 100 इंडेक्स अपनी रिकॉर्ड तोड़ के नए रिकॉर्ड बनाने पर गामज़न है। लेकिन अगर मैं दूसरी जानिब जाऊं एक्टिव क्लाइंटेल के हवाले से, तो एक्टिव क्लाइंटेल का रेशियो इंक्रीज नहीं हो रहा, नए आईपीओज नहीं आ रहे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक काफी बैड बैग है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए कोई अच्छी जो है इकदाम नहीं उठाए जा रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि बजट भी आने वाला है, स्टॉक मार्केट में जो टैक्सेस हैं वो बेइंतहा ज्यादा है। क्लाइंट अगर वो काम करते हैं, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहले कमीशन भी अदा करते हैं, एसएसपी चार्जेस करते हैं, सिंध गवर्नमेंट चार्जेस अलग हैं, एफपीडी अलग चार्ज होती है, सीवीटी अलग चार्ज होती है, फिर कैपिटल गेन की शरह बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान में, चंद गिने चुने इदारों में, जिनमें आप बहुत सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, डिजिटली काम हो रहा है। जब भी आप कीबोर्ड के ऊपर एक इंटर प्रेस करते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को टैक्सेस में इजाफा हो रहा होता है। तो जब इतने ज्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो फिर इन्वेस्टर नया आते हुए काफी ज्यादा कॉस्ट है। हुकूमत को चाहिए कुछ रिलीफ दें इस साइड के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए और हम खिते के दूसरे ममालिक का मुकाबला करें। आइंदा आने वाले दिनों में 100 इंडेक्स की पोजीशन कहां पे देखते हैं शरियार? देखिए, आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को मैं फर्दर अपसाइड के ऊपर ही देख रहा हूँ। आपने देखा होगा इस साल के आगाज पे, जब साल का आगाज हुआ था, तो जिस सारे ब्रोकेज हाउसेस ने यही प्रेडिक्ट किया था कि इंडेक्स कोई 75,000 इंडेक्स के पास प्रेडिक्शन दे रहे थे, कोई 85,000 के ऊपर दे रहे थे, कुछ तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे जो 100,000 की भी बातें कर रहे थे। लेकिन सारी चीजों का दारोमदार दो चीजों के ऊपर है। एक, आईएमएफ का प्रोग्राम, जितना जल्द अज जल्द मुमकिन हो सके हम आईएमएफ के तवील प्रोग्राम की तरफ जाएं, जो कि 3 से 4 साल का हो सकता है। और फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में जो अपने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं, खासतौर पर इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, एफपीआर में इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, इकोनॉमी में टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि आने वाला बजट 1400 अरब से जायद का बजट होगा, उसके लिए हमें रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हुकूमत पाकिस्तान को मेजर्स लेने पड़ेंगे, टैक्स नेट के अंदर ताजिरों को लेकर आना पड़ेगा, और फिर साथ साथ जो एग्रीकल्चर या रियल एस्टेट को लेकर आना पड़ेगा। अगर इस्लाहात के ऊपर चलते रहते हैं, आईएमएफ हमारा स्मूथली हो जाता है और सऊदी इन्वेस्टमेंट आती है, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट यहाँ से आप अभी तो कुछ आगाज हुआ है, आप ये कह सकते हैं मार्केट में बहुत जगह है, बहुत पोटेंशियल है। बहुत शुक्रिया शरिया अहमद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा वाले दिनों में अगर आईएमएफ से कामयाब मुज़ाकरात हो जाते हैं, हम एक नए प्लान में दाखिल हो जाते हैं, खलीज ममालिक की जानिब से सरमायाकारी अगर हमारे मुल्क में आ जाती है, तो आइंदा वाले दिनों में स्टॉक मार्केट की पोजीशन बहुत बेहतर होगी और नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन होगी। आईपीओ के हवाले से तो वैसे ही अहमद चुनाया में खुशखबरी दे चुके हैं कि इस साल स्टॉक एक्सचेंज में नए आईपीओ आएंगे, तकरीबन 10 से 12 आईपीओ आने की उन्होंने बात की है। इसके अलावा एक्टिव क्लाइंटेल की जो शरह है वो है तो कम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो रही है। तो आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज का मुस्तकबिल और ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रोशन है। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, या मकतूल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर मौची तजज़ियाकार डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ईरान के प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान में हैं, बड़ा कामयाब दौरा हो रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित मजबूत होने जा रहे हैं, MOU साइंस हुए हैं, मुख्तलिफ शोबों के अंदर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, इकनॉमिक जोन बनने जा रहा है पाक ईरान बॉर्डर पर। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि अगर ये तिजारती मुआहदे होते हैं तो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगने का खतरा हो सकता है, मोहतात रही है। तो अगर एक तरफ हम IMF के प्लान में जा रहे हैं, एक तरफ ईरान के प्रेसिडेंट यहाँ पे है और दूसरी तरफ फिर अमेरिका का ऐसा बयान, तो फिर इस दौरे की हैसियत और हकीकत क्या रह जाती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है और ना ईरान कोई छोटा मुल्क है, ये दोनों बड़े अहम मुल्क हैं। और मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के लिए ये बेइंतहा खुशी की बात है, मसरत की बात है, हुकूमत के लिए भी और अवाम के लिए भी, कि ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दुनिया को एक बड़ी ज़बरदस्त मैसेज गई है
कोई ताकत इन मामलात पर पाकिस्तान पर सैंक्शन नहीं लगा सकती, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम इतने गए गुजरे मुल्क नहीं है और हमारी ज़रूरत है मगरिब को। असल चीज़ जो है ना एमओयूज़ वगैरह नहीं है। असल जो चीज़ इस दौरे की अहमियत है वो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो 4 पड़ोसी हैं, ईरान हमारा दुश्मन है। अफ़गानिस्तान मजबूर है कि वहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान इतनी मजबूत है कि वहाँ की हुकूमत उनसे टक्कर नहीं देती और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं। ईरान से यहाँ दहशतगर्दी होती है, लेकिन दोनों ममालिक ये चाहते हैं, ईरान भी मुखलिस है, हम भी मुखलिस हैं, तो हम दोनों मिलके अगर दहशतगर्दी पे काबू पा लेते हैं और उसके लिए बॉर्डर पर कुछ हम कमर्शियल जोन्स बनाते हैं जहाँ तिजारत हो, तो दुनिया को क्या तकलीफ है? और अगर तकलीफ हो तो हुआ करे, वो कोई सैंक्शन नहीं लगा सकते। हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुश होना चाहिए, ईरान ने हमारे साथ मुस्बित रद्द-ए-अमल रखा है और हमने भी मुस्बित रखा है। हम दुनिया को एक अच्छी पैगाम दे रहे हैं और इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक $10 अरब की तिजारत ना हो, लेकिन अगर दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए दोनों मुल्क ताउन करते हैं, हम दुनिया को एक मैसेज देते हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और ईरान के लिए भी अच्छा है। मैं इस पर बेइंतहा खुश हूँ, मेरे जहन में कोई खौफ नहीं है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा क्या पाया तकमील तक पहुंच सकता है इस विजिट के बाद? देखिए, पाकिस्तान ने इतना किया है अब कि वो अपने उनके बॉर्डर तक जो है वो पाइपलाइन डाला है। हमने अपना हिस्सा पूरा कर दिया। अगर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान नहीं कर पाता तो ईरान हमारे ऊपर जो $18 अरब का जुर्माना कर सकता था वो नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी पोजीशन को समझता है। हमने नेक-नीयती के साथ कोशिश की है। अब हमारा फर्ज ये है कि हम अमेरिका से कहें, यूनाइटेड नेशन से कहें कि हमें, और ये कानून के तहत हमें इजाजत है कि हमारे मुल्क को तवानाई की किल्लत है, अमेरिका हमारी मदद नहीं कर सका 9/11 के बाद से, ये एक रास्ता रहता है, हमें एग्जेम्पशन दें। लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो कम से कम ईरान हमारी मजबूरी को समझेगा और मेरे ख्याल से इसमें जो खतरा $18 अरब के जुर्माने का था, मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ हम IMF के प्लान में जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ये कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल को हमें लास्ट ट्रांच मिल जाएगी प्रीवियस स्टैंड बाय एग्रीमेंट की। तो एक तरफ हम IMF के प्लान में खड़े हैं, एक तरफ ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में, तो कहीं जाके हम कंपेल तो नहीं हो जाएंगे बाय द हैंड ऑफ IMF? देखिए, IMF जो है वो बेचैन है पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए। अमेरिका बेचैन है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाए, क्योंकि अमेरिका को मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है। अमेरिका ये बात अच्छी तरह समझता है कि खुदा न खास्ता अगर इस वक्त पाकिस्तान IMF से कर्जा ना ले तो हम डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में चले जाएंगे। खैर, हम तो, चीन हमारी तो मदद कर सकता है, मगर अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए ये खौफ दिल से निकाल देना चाहिए। हम ईरान के साथ जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हमें IMF कर्जा देगा, हमें आलमी बैंक कर्जा देगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कर्जा मिलने से हम सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बच रहे हैं, लेकिन क्या इससे मईशत भी बेहतर होगी? वो नहीं होगी। मुझे जो खौफ है वो ये है कि हम परेशान कुन सरमायाकारी हासिल कर रहे हैं बाहर से, परेशान कुन इस्तिरारी कैफियत में निजकारी कर रहे हैं, ताकि हमारे जो डॉलर जो हमें अदा करने हैं वो उसके लिए पैसे मिल जाए। वो खतरा एक बात छोड़ दें। अभी सिर्फ ये है कि इन कर्जों से मईशत बेहतर होगी, जवाब है नहीं। क्या बैरूनी सरमायाकारी से और निजकारी से मईशत बेहतर होगी? जवाब है कि नहीं। वो बेहतर होगी जब हम अपने टैक्सों की आमदनी बढ़ाएंगे, हम अपनी शरह नमू तेज करेंगे। बदकिस्मती से जो वजीर खजाना ने हिकमत अमली अपनाई है वो ये है कि IMF से कर्जे मिल जाए, दोस्त मुल्क से मिल जाए और हमारा गुजारा होता रहे अगले 3 वर्षों तक। लेकिन वो तो हो जाएगा जैसे माजी में हुआ है, लेकिन क्या 26 मिलियन बच्चे स्कूल चले जाएंगे? क्या गुर्बत कम हो जाएगी? क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी? क्या बेरोजगारी कम होगी? क्या महंगाई कम होगी? इसका जवाब है कि नहीं। हमें अब अपनी हिकमत अमली के तहत, यानी ऐसा हम हिकमत अमली बनाएं कि IMF की शराइत भी पूरी हो जाएं, लेकिन IMF की शराइत काफ़ी नहीं है। हमें उससे आगे चल के करना है। मालदार लोगों से टैक्स लेना है, हमें अपने अखराजात कम करने हैं, हमें बिजली की चोरी रोकनी है, हमें जो है वो गैस की चोरी रोकनी है, हमें शान अखराजात कम करने हैं, हमें बैंकों का निज़ाम ठीक करना है, हमें टैक्सों का निज़ाम ठीक करना है, हमें तवानाई का। वो काम IMF कहे या नहीं कहे, मैं ये चाहता हूँ कि SIFC जो है वो बैठे और वो हुकूमत से कहे कि जनाब ब्लू प्रिंट लेके दें कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम होगा 24वां, ये आखिरी प्रोग्राम हो 3 साल के लिए, इसके बाद हम नहीं जाएंगे। उसकी हिकमत अमली आज बनाएं ताकि मईशत बेहतर हो, वरना जो वजीर खजाना ने हिकमत अमली बनाई है उससे तो ये 24वां प्रोग्राम है, हम 25वें में भी जाएंगे। इस दौरान में मईशत खोखली होती रहेगी। अब हमें इस चक्कर से निकल के अपने फैसले खुद करने हैं, उसके लिए कुर्बानी की जरूरत है और उसके लिए SIFC किरदार अदा करेगा, हुकूमत या सियासी पार्टियां नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हम हिकमत अमली बना सकते हैं? क्या हम लफ्ज़
पॉलिसी भी तो हम इतना इन्हिसार करते नहीं है, ना हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकते हैं, ना शॉर्ट टर्म पॉलिसी बना सकते हैं। इसके लिए क्या हमारे पास इतना पोटेंशियल है? देखिए, पोटेंशियली बहुत कुछ है, सिर्फ कमजोरी जो है वो ये कि आवाम का दबाव नहीं है। इसलिए कि मैं अभी अगर सब बातें भूल दूं, अभी पिछले 1-10 दिन में हमने क्या बातें की हैं, बेल का क्या हुआ, सेहत का क्या हुआ, अरे भाई गुर्बत का क्या हुआ, बात करें, वो जो होगा वो हो जाएगा। ना अदालतें भी उस पर बात कर रही हैं, ना पार्लियामेंट कर रही है, ना सियासतदान कर रहे हैं। भाई सियासतदान से मैं पूछना चाहता हूँ कि अब पीटीआई जो बातें कर रही है कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई, जब धांधली नहीं हुई थी तो आपने क्या, कोई पार्टी बशमूर पीटीआई क्या अपने मंशूर पर अमल करती है? जवाब है नहीं। तो फिर इंतखाबात का क्या मतलब है? क्या आप आइन पे अमल करते हैं, इंतखाबात जीतने के बाद नहीं करते? तो हमारा मकसद ये, छोड़ दीजिए इस बात को, हमें इस वक्त बैठ के ये करना है कि हमें अपने मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, कर्जों का बोझ, इन चीज़ों को ठीक करने की हिकमत अमली तीनों पार्टियां उसके लिए तैयार नहीं है। पीटीआई ने भी 2013 से अब तक वही किया कि इसमें जो सिंध में हुआ है, पंजाब में, कोई फर्क नहीं है। तो अब हमें SIFC और अवाम का दबाव, मीडिया की जिम्मेदारी है कि अब इन चीज़ों को, सियासी बातों को जरा कम करें और अवाम को तैयार करें कि उनको दबाव डालना पड़ेगा जो इस वक्त नहीं है। अगर ये नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता बड़े खतरात हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इंटेलेक्चुअल्स पर। सियासतदान तो नहीं करेंगे तो कम से कम हम सब मिलके बताएं और SIFC को बताएं कि आपकी जो पॉलिसी है ये गलत है, इस तरह से सरमायाकारी से नहीं हुआ करता। अब मैं सिर्फ एक जुमला आपको बता दूं, हम IPPs लाए थे, आपको याद होगा, उस वक्त कहा गया तो बड़ा फायदा हो गया। अब कहते हैं उसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट हो गया, हमारी तबाही हो गई। फिर आप उसके बाद फ्रांस और पाकिस्तान का एग्रीमेंट किया, ये रहमत होगी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि बर्बादी होगी, वो हो गई। उसके बाद हमने जो है वो CPEC लेकर आए, जी बड़ा जबरदस्त गेम चेंजर होगा। अब ये कहते हैं जी CPEC की वजह से हमारे कर्जे बढ़ गए। अब ये ना हो कि चौथी गलती करें और कुछ साल के बाद हम रो रहे हो कि जनाब ये जो सरमायाकारी लाए थे और ये जो हमने निजकारी की थी उससे तो नुकसान हो गया। हमें आज पता है नुकसान हो गया, इसलिए आज सही पॉलिसियां बना लें, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको 3 मिसालें पिछले 20 साल की दे दी जो गलतियां थी, हम चौथी गलती आज करने जा रहे हैं, उसकी तरफ मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, लोकल इन्वेस्टर को हम फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, सस्ती बिजली नहीं दे पा रहे, सस्ती गैस नहीं दे पा रहे। आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल और मसवाती कीमतों में भी इजाफा होगा। GST लगाने की भी बात की IMF ने। टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए वफाकी वजीर खजाना कह रहे हैं कि लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएंगे, नॉन फाइलर सिस्टम को खत्म करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। किस तरीके से हम लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करेंगे, GDP को मेंटेन करेंगे, किस तरीके से करेंगे हम लोग? भाई साहब, इस वक्त मैं आपको एक फिगर देता हूँ, हम 13,000 अरब रुपया टैक्सों की मद में कम वसूल कर रहे हैं। उसका बड़ा फायदा एक छोटे से मालदार तबके को पहुंच रहा है, वही हमसे मराहत मांग रहे हैं। अरे भाई, जब आप टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमत फिर पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएगी, बिजली के नर्ख बढ़ाएगी, GST बढ़ाएगी, रुपए की कदर गिराएगी, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी। जब तक ये लोग टैक्स नहीं देंगे और हुकूमत उनसे टैक्स लेने के लिए कानून साजी नहीं करेगी, जो तैयार नहीं है, हुकूमतें तैयार नहीं है, मौजूदा हुकूमत तैयार नहीं है। जब आप मालदार लोग टैक्स नहीं देंगे तो आवाम को कुचलेंगे, तालीम का बजट कम करेंगे, सेहत का बजट कम करेंगे, तो हम इनको कहाँ से मराद दे दें जब आपके पास जो है रुपए भी गिर रहे हैं। हमें तो कर्जे लेके गुजारा कर रहे हैं। अगर लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो फिर हुकूमत उनको सहूलत देगी। भारत ने अभी 14,000 अरब रुपए की सब्सिडी दी है खाद के ऊपर और जो खाने पीने की अशिया पर, हम वापस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मालदार लोग टैक्स नहीं दे रहे। अब वो मराद हुकूमत कहाँ से ला के देगी? मुझे, मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप ये बताइए हुकूमत कहाँ से दे जब आप टैक्स नहीं देते? 13,000। डॉक्टर साहब, हुकूमत भी अपने शान अखराजात कम करने को तैयार नहीं है। IMF की रिपोर्ट है कि $20 अरब एक साल का खर्चा है सरकार का अप्रोक्सीमेटली। हम हुकूमत भी अपने शान अखराजात कम करने को तैयार नहीं है। भाई साहब, मैं आपको एक फिगर देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में 8,000 अरब रुपया का फायदा ताकतवर तबकों को, मालदार तबकों को और बैंकों को पहुंचाया जा रहा है सालाना। किस मद में? किस मद में? मैं, एक तो है टैक्सों की मद में, एक बैंकों में, बैंक उनके जो है वो लूट रहे हैं। आप जो है ना पेट्रोलियम लेवी में लूट रहे हैं। आप जितना आप टैक्स लेते हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ, वो जो नेट टैक्स है उससे तो सूद ही अदा नहीं होता। तो जो अवाम 9,000 अरब का टैक्स दे रहे हैं उनको तो उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। आपने कर्जे लिए और कर्जे लेके लोगों ने फायदा उठा लिया, मालदार लोगों ने। अब जब आप उसके सूद देने की नौबत आई तो सूद देने का तो जो आपके टैक्सेस हैं, नेट टैक्स रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान के FBR के, उससे सूद अदा नहीं हो सकता। तो अवाम भी तो, हम अवाम की तरफ से ही पूछते हैं कि जब मैं 9,400 अरब का टैक्स देता हूं तो मुझे क्या मिला? इनको तो बहुत कुछ मिल गया।
तो ये सवाल करने से पहले हम ये सोचें कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ताजिरों ने पूरी की, सनतकारों ने पूरी की, शुगर माफिया ने पूरी की, प्रॉपर्टी माफिया ने पूरी की, स्टॉक मार्केट ने पूरी की, पार्लियामेंट के मेंबरों ने पूरी की। जवाब है नहीं, आपने तो तनख्वाहदार तबकों को रगड़ा है, सैलरीड क्लास को रगड़ा है, और जो है वो साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा आने वाले दिनों में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है। इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल तो जरूर हुआ है, लेकिन ट्रेजरी बिल्स की शरह में इजाफा हो गया 100 बेसिस पॉइंट का। तो आप लोगों को लगता है, उम्मीद है कि कट लगेगा इंटरेस्ट रेट में या अनचेंज रहेगी इस बार भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी तो बराबर 2 महीने से मुतालबा कर रही है कि इंटरेस्ट रेट जो है कम होना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम भी जब तवक्को थी कि कुछ कम होगा, लेकिन कोई तब्दीली नहीं की। और हम दोबारा स्टेट में मुतालबा करते हैं कि आने वाले टाइम पे जब भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाए तो कम से कम टोकन के लिए एक 100 बेसिस पॉइंट कम होने चाहिए। दूसरा, ये जो हाई इंटरेस्ट रेट है और हाई कॉस्ट है, उससे आपकी सनतें बिल्कुल नहीं चल पा रही, आपकी एक्सपोर्ट जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। बिल्कुल। और लेकिन 24% इंटरेस्ट रेट और 50 रुपए का बिजली का यूनिट, तो आप दुनिया में कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अलावा इसके कि आप मुल्क में चीजें बनाएं और मुल्क में बेचें। तो लोकली बेचने से आपका काम नहीं चलेगा। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, हमारे मामलात अच्छे नहीं होंगे और ट्रेड बैलेंस भी जो है सही नहीं चल रहा। तो हमें जुबैर साहब, मेरे पास कुछ फिगर्स आए बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के। मार्च 2022 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर थी और बांग्लादेश की $4.5 अरब थी। मार्च 2023 में हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन $3.25 अरब थी और मार्च 2023 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $4.5 अरब थी। मार्च 2024 में आज हम खड़े में हमारी एक्सपोर्ट है $2.5 अरब और बांग्लादेश की मार्च 2024 की जो एक्सपोर्ट है वो $5.25 अरब है तकरीबन। तो हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? बांग्लादेश हमसे एक्सपोर्ट में बहुत आगे निकल गया। तो किस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे? साल के अख्ताम पे तो हम अपना एक्सपोर्ट का टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे $30 अरब का। अहम बात बांग्लादेश की ये है कि उनकी एनर्जी की कॉस्ट हमसे बहुत कम है, उनकी गैस की कॉस्ट बहुत कम है। और पाकिस्तान में तो हम तैयारी कर रहे हैं, अब सब सनतों को बता दिया गया है कि इंशाल्लाह 2 महीने के बाद हमारा एनर्जी कॉस्ट जो है वो गैस की प्राइस बढ़ के 4400 रुपए हो जाएगी और ये 50% 100% और बढ़ने जा रही है। तो इस गैस के रेट से और 50 रुपए की यूनिट बिजली का कोई सनत एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और अभी जो डिक्लाइन हुआ है वो इसी का नतीजा है। जब तक कि हुकूमत जो है एनर्जी को ओरिजिनल प्राइस पे नहीं देती, जो इंडिया में है, जो बांग्लादेश में है, तो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यकीनन बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ के $5 बिलियन हो गई, क्योंकि उनको गैस बहुत सस्ती दाम पे मिलती है और उनकी गैस की कीमत हमारे से 1/3 है। जुबैर साहब, मार्च 2022 में तो एनर्जी टैरिफ हमारा कम था, वायबल था, जब हम अपने एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकें। उसके बावजूद भी मार्च 2022 में हमने सिर्फ $3 अरब की एक्सपोर्ट की और बांग्लादेश ने $4.5 अरब की एक्सपोर्ट की। आपकी बात ठीक है, बात जगह देखें हमारे सनतकारों से भी कोताही होती है जी। और वो कोशिश नहीं करते कि एक्सपोर्ट को जो टारगेट है उनको अचीव किया जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने $2.5 अरब का बहुत कोशिश करेंगे अगले 1-2 महीने में तो बढ़ के $3 अरब पर मंथ हो जाएगी। लेकिन इससे जो है हमारा मामला चलेगा नहीं जब तक कि गैस की और बिजली की कीमत कम नहीं होती। यानी हम साल के अख्ताम पे एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं करेंगे, ये बात तय हो गई। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा जुबैर साहब, ये मुझे बताएं कि निगरान सेटअप के अंदर वफाकी वजीर सनअत और तिजारत ने बड़ी कोशिश की, आखिरी वक्तों में उनको होश आया कि उन्होंने 9 सेंट के लिए जद्दोजहद करनी है। उन्होंने प्रपोजल भेजा IMF को और 9 सेंट बिजली के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इसको अप्रूव करें, इंडस्ट्रीज को वायबल करने के लिए हमें 9 सेंट पे बिजली चाहिए। लेकिन वो अप्रूवल नहीं मिली, वो रिजेक्शन हो गई। तो अब हम 9 सेंट पे बिजली तो हासिल नहीं कर पाएंगे। हम मजीद IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो अब स्ट्रेटेजी क्या होगी? खुद साख्ता तौर पे आप लोगों ने क्या हिकमत अमली बनाई है, क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या मुतबादिल तवानाई के सेटअप में जाएंगे या फिर इंडस्ट्रीज को बंद करके ताला लगा के मुल्क से बाहर चले जाएंगे? देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट में जो उस वक्त के मिनिस्टर थे गौर एजाज साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की कि 9 सेंट की बिजली हो, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए IMF से अप्रूवल चाहिए जी। वो
अप्रूवल नहीं मिली और मामला जो है वहीं का वहीं लटका हुआ है। अब आपने कहा कि सनतकार के पास क्या ऑप्शन है, सनतकार के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये सनत बंद कर दे और लोगों को ले ऑफ कर दे। दूसरा ऑप्शन है कि ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाए। ऑल्टरनेट एनर्जी के अगर सोलर पे जाता है, अब आजकल बहुत सारी सनतें कराची में सोलर पे ट्रांसशिफ्ट हो रही हैं और ये एक जरिया है जिसके जरिए के सनतों को चलाया जा सकता है। अब उसमें एक हद तक अगर दिन के दिन रोशनी चाहिए तो वो तो बिजली दिन को तो मिल जाएगी जब सूरज मौजूद है, लेकिन अगर आप रात के लिए चाहते हैं तो रात के लिए आपको स्टोरेज बैटरीज की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। बहरहाल फॉर द टाइम बिंग स्टेप 1 के तौर पे जो है काफ़ी कराची के सनतकारों ने आखिरी 4 से 6 महीने में अपनी एनर्जी को सोलर के ऊपर शिफ्ट किया है। सोलर में शिफ्ट ये होता है, अगर 1 मेगावाट का भी सोलर आपने लगाना है, 2 का भी लगाना है, तो उसके अंदर आपको आप उसको 4 महीने के अंदर लगा सकते हैं और 4 महीने के अंदर लगा के उसको शिफ्ट कर दें तो आपकी दिन की बिजली का रेट जो है वो बच जाएगा और फिर आपको उसमें किसी हद तक जो ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है वो दिन को ख़त्म हो जाएगा और रात को सिर्फ रहेगा। अच्छा जुबैर साहब, अब मईशत की बेहतरी का जो ज़्यादा दारोमदार है वो SIFC के ऊपर है। SIFC ने अब प्लान करना है हुकूमत के साथ मिलकर कि कौन सी हमने लाइन ब्लॉक करनी है और किस पे चलना है। तो कराची के जो सनतकार हैं या मुल्क भर के जो सनतकार हैं वो SIFC से रब्ता क्यों नहीं करते, उनके साथ बैठे, उनको अपने प्रपोजल्स दें, उनको बताएं कि टेक्सटाइल का शोबा भी बड़ा अहमियत का हामिल है, राइस के एक्सपोर्ट भी बड़ी अहमियत का हामिल है। सारी तवज्जो अगर हम IT पर दे देंगे तो दीगर जो एक्सपोर्ट के शोबाजात हैं वो मुतासर हो जाएंगे। तो इस हवाले से कोई आप लोगों की आपस में गुफ्तगू शनीद हुई है बिजनेस कम्युनिटी की कि मुस्तक़बिल में कुछ ऐसा प्लान करने जा रहे हो आप लोग? देखिए SIFC जो है वो एक हमारा पाकिस्तान का इदारा है जो फॉरेन इन्वेस्टर को यकीन दिला रहा है कि आप पाकिस्तान में आए, आपसे जो वादे किए जाए पूरे होंगे जी। क्योंकि हुकूमतें आती थी, जब फॉरेन इन्वेस्टर आता था तो बाद में उसको मुश्किलात का शिकार हो जाता था, जिसके वजह से उनमें बहुत मायूसी फैल। लेकिन आखिरी मैं कहूँगा आखिरी 1 साल में जब से भी SIF का तश्कील हुई है उसके बाद से उन्होंने काफ़ी फॉरेनर्स को एतमाद दिलाने की कोशिश की है कि आपसे जो वादे किए जाएंगे पूरे किए जाएंगे। और इसी की वजह से सऊदी अरब और चाइना जो है और UAE भी है वो किसी हद तक करने के लिए तैयार हो गए और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह 6 महीने के अंदर सऊदी अरब से बड़े पैमाने लोकल इन्वेस्टर तो नाखुश है ना बीबी, उसका तो एतमाद शेक हो रहा है। जब तक लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप होगा? देखिए लोकल इन्वेस्टर का जहाँ तक ताल्लुक है, लोकल इन्वेस्टर के पास सबसे बड़ा इशू है एनर्जी का। तो एनर्जी में जैसे भी मैंने आपसे कहा कि अगर वो बिजली को छोड़े और सोलर के ऊपर आ जाए तो उनका काफ़ी हद तक मसला हल हो सकता है और वो भी अगर साथ में बैटरीज भी लगा ले तो उनका 24 घंटे का मसला जो है वो काफ़ी हद तक हल होगा। ये तो बिजली का अल्टरनेट आ गया, गैस का अल्टरनेट क्या होगा हमारे पास? गैस का कोई अल्टरनेट नहीं है। गैस इतनी महंगी है कि गैस कोई लेगा ही नहीं, वो फिर इस काम को बिजली के जरिए से ही चलाएगा, उसको वो गैस से इज्तनाब करेगा। आखिर में ये बता दें, इंडस्ट्रीज का मुस्तकबिल इस साल आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में? ये साल भी पाकिस्तान का इंडस्ट्रीज के लिए बहुत चैलेंजिंग है। उनको काफ़ी मामलात के अंदर जो है मुश्किलात है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि जो आपकी इंटरेस्ट रेट है, अब इंटरेस्ट रेट में कमी होने का चांस नजर नहीं आ रहा। कमी होने का चांस नजर नहीं आ रहा। साल 2024 में इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। बहुत शुक्रिया जुबैर तोफैल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस पर आएगा, फिर गैस प्राइसेस भी बढ़ने जा रही हैं। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। 30 अरब डॉलर का टारगेट रखा है हमने माली साल के ख़िताम पे एक्सपोर्ट का, वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। रेमिटेंस का टारगेट हमने 33 अरब डॉलर रखा है, वो भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पास कल फिगर्स आए हैं करंट अकाउंट बैलेंस के, जो सरप्लस हुआ है वो उसमें अगर मैं फिगर्स उठाऊँ, उसकी अगर मैं तफसील में जाऊँ तो हमारी इंपोर्ट आज भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन हमारी रेमिटेंसेस बेहतर आ गई।
तो रेमिटेंसेज ने वो जो ट्रेड डेफिसिट था उसको कवर कर दिया, यानी करंट अकाउंट बैलेंस को सरप्लस कर दिया। ये तो हो गया क्योंकि रमजान था, उसकी वजह से हमारे मुल्क में तस्सीलात ज़र की शरह में बतदरीज इजाफा हो गया और एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली $3 अरब की तस्सीलात ज़र आ गई। लेकिन अब आइंदा वाले दिनों में हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर करेंगे? SIFC FDI को लाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान में लाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है और आ भी रहे हैं। सऊदी अरब की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, ईरान की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, UAE कतर की तरफ से मिल रहा है, चाइना हमारे साथ खड़ा है। लेकिन हम इस इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे बनाएंगे? जब तक हमें अपने लिए एक स्ट्रेटेजी हम नहीं बनाएंगे तो हम लोकल इन्वेस्टर को और फॉरेन इन्वेस्टर को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। जुबैर तुफैल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि साल 2024 भी इंडस्ट्रीज़ के लिए इंतहाई चैलेंजिंग है। इसकी वजह है एनर्जी प्राइसेस और एनर्जी क्राइसिस। इस हवाले से हुकूमत को यकीनन कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी, कोई ना कोई स्टेप उठाना होगा। अल्टरनेट पॉलिसी के हवाले से बजट में कोई ना कोई ऐलान करना होगा। गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और कल हम फिर हाजिर होंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।